Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These current affairs are going to help you in prelims, mains, interview and various other state services exams. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं द न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर टुडे. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर ऑन योर स्क्रीन इज इंडिया वोंट एक्सेप्ट मीडिएशन, पीएम टेल्स ट्रंप. ये सारा जो इशू है ये कहाँ से आया है? ये आया है G7 समिट से. G7 समिट जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, एज यू ऑल नो कि G7 समिट दुनिया के 7 मोस्ट एडवांस्ड नेशन की एक समिट होती है, जैसे कि जिसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान. तो इनको जो मेंबर्स हैं इनको याद कैसे किया जाए? तो आपको कैसे करना पड़ेगा कि एशिया से कौन सी कंट्री है? जापान है. एंड अब अगर आप देखें यहाँ से यूरोप से कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है. एंड 2 नेशंस कहाँ से हैं? नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं, दैट इज कनाडा एंड यूएसए. तो अभी जो ये G7 समिट हुई है ये कहाँ हुई है? ये कनाडा में हुई है. उन्होंने होस्ट किया अब की बार. ऑल दो इंडिया इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, G7 मेंबर्स में से नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल जो ऐसी समिट्स होती हैं इनमें स्पेशल इनवाइट्स भेजे जाते हैं टू द वर्ल्ड टॉप लीडर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो होल्ड बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल जो टॉक्स हैं अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके साथ ये होल्ड कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई ये स्पेशल इनवाइट्स भेजे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया को भी भेजा गया है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी ये जो इन्वाइट है भेजा गया था. वेरियस जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पर ये मीटिंग्स के साइड लाइन्स में अटेंड करती हैं मीटिंग्स को, राइट. तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा आया है वो क्या है कि जैसे ये जो समिट होनी थी उस खत्म होनी थी उससे एक दिन पहले ही जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये जो मीटिंग है वो एक दिन पहले ही उसको छोड़ के चले गए हैं. एंड ऑल्सो ही इन्वाइटेड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट यूएसए एंड होल्ड अ मीटिंग. ऑल्दो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनका जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी पैक्ड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ बायलैटरल मीटिंग्स एंड विजिटिंग वेरियस अदर नेशन ऑन हिज वे बैक टू होम. सो दैट इज व्हाई ही डिनाइड दिस एंड ही अटेंडेड अ कॉल. एंड उस कॉल पे बताया जा रहा है कि उस कॉल पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये बोला है कि इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ योर मीडिएशन कि जो हमने सीज फायर यहाँ पर डिक्लेयर किया था ऑन इन द मंथ ऑफ मे. यू मस्ट बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था अगेंस्ट द पहलगाम टेरर अटैक, राइट. तो उसमें बहुत 3 दिन तक लगभग ये जो सिचुएशन है बहुत एस्केलेटेड रही थी. एंड फाइनली उसमें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एंड पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की तरफ से ये फाइनलाइज किया गया था कि हम सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं. लेकिन उसके बीच में ही जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए की उनकी तरफ से ट्वीट आता है कि आई हैव मीडिएटेड एंड आई हैव मेड दीज बोथ नेशंस अंडरस्टैंड कि अब यहाँ भी ये दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं तो इनको और ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए. कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया था इस सीज फायर को. सो दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन स्टेटिंग कि हमने कभी भी कोई मीडिएशन नहीं लिया है और आगे भी हम कोई मीडिएशन को नहीं देख रहे हैं. सो बस इसी मुद्दे के ऊपर ये बात करी गई है. हमने ये मुद्दा इसीलिए डिस्कस किया है कि ये GS2 के रिस्पेक्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पावर्स हैं दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस एंड क्या यहाँ से हम वो पॉइंट उठा सकते हैं? वो पॉइंट ये है कि इंडिया ना तो पहले ये हम सबको पता है कि हमारा कोई भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ना ही हमारा फर्स्ट अटैक पॉलिसी है. कभी भी हम ऑब्वियसली वी ऑलवेज होल्ड दी पावर ऑफ रिटालिएशन. तो इसमें रिटालिएशन ही हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में. लेकिन जो मीडिएशन है हम कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए नहीं जाते हैं. दिस मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड कि इंडिया विल नॉट प्रेफर द मीडिएशन बाय द थर्ड पार्टी, राइट. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सिर्फ हम यही पॉइंट है कि कितना स्ट्रांगली, कितना अपफ्रंट हम इस पॉइंट को रख रहे हैं, ठीक है. आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. यहाँ ये आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी इंडिया एंड कनाडा रिलेशन. अगेन ये जो G7 समिट हुई है उसके ही साइडलाइंस में अब यहाँ पर कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ अलग से मीटिंग हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की. तो यहाँ पर ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग दैट 2 साल से जो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, बायलैटरल रिलेशन थे, उनमें रिफ्ट देखने को हमें मिला था.
अब उस रिफ्ट में एक ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है। दोनों ही कंट्रीज ने एग्री किया है कि जो हाई कमिश्नर्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं दोनों नेशन के, वो एक्सचेंज होंगे। दोबारा से ही जो वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं वो अब शुरू हो जाएंगी। एक बहुत लंबे समय के बाद ये डेवलपमेंट देखने को मिली है। जो पिछले 2 साल में जो यहाँ पर रिफ्ट देखने को मिला था, उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चेंज हो गए हैं एंड उसकी वजह से भी बोला जा सकता है कि एक शिफ्ट इन दी डिप्लोमेसी देखने को मिलता है। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर हम डिफरेंट जो एरियाज हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फूड सिक्योरिटी है, क्रिटिकल मिनरल्स है, एजुकेशन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस है, उन सब में हम क्या करने वाले हैं, हम उनमें एक बेटर आउटकम लेके आने वाले हैं। हम बेटर कॉपरेशन उसमें हम होप कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर वीज़ा जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इजी किया जाएगा और एक तरीके से एक ट्रेड अग्रीमेंट भी हम आगे आने वाले समय में होप कर सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिले। साथ में लेकिन ये बोला गया है कि जिस वजह से जो ये रिफ्ट हमें देखने को मिला था, दैट वाज द मर्डर ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, दैट इज हरदीप सिंह निज्जर। यहाँ पर आपको इसमें पूरा नाम दिखेगा। उसके उस मुद्दे के ऊपर किसी भी तरफ से कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं हुई है, तो दैट इज वाई ये भी बोला जा रहा है कि जो मेन इशू था जिसके ऊपर ये रिफ्ट आया, उसको रिजॉल्व नहीं किया गया एंड मे बी दिस माइट एस्केलेट अगेन, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए इट इज वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर बोथ द कंट्रीज कि दोनों की डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या हो चुके हैं, दोबारा से ठीक हो चुके हैं। एम्बेसीज अब यहाँ पर क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। ठीक है जी, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। बहुत ज्यादा न्यूज में अब यही आर्टिकल चलेगा, दैट इज इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एस्केलेटेड हमें देखने को मिल रही है। इजराइल की तरफ से एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक किया गया था ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स, जिसको बोला गया कि वी कैन नॉट लेट ईरान हैव अ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो, बिकॉज दे वर अफ्रेड, दे वर इन द एप्रीहेंशन ऑफ दैट ईरान माइट यूज दैट न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इजराइल। सो उन्होंने इसको एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के तरीके से इसको यूज किया, इस वर्ड को यूज किया एंड उन्होंने ये वॉर लॉन्च किया। उन्होंने ये जो स्ट्राइक्स हैं ये लॉन्च करी। हम वॉर अभी ये जो वर्ड है ये नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इजराइल ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइट। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन आपको पता होना चाहिए। इसमें इस आर्टिकल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो वो रहेगा हमारे लिए कि जो वेस्ट एशिया है उसमें डिस्टर्ब्ड सिचुएशन, बहुत लंबे समय से एक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है, उसके ऊपर इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। ओवरऑल जो ये इशू है इसको हम किसी 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो में एग्जॉस्टिवली डिस्कस नहीं कर सकते। सो अनुराग बच्चन सर विल बी होल्डिंग अ वेरी स्पेशल सेशन ऑन दिस इशू, सो ऑल ऑफ यू हैव टू काइंडली अटेंड दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इशू एग्जॉस्टिवली, राइट। हम यहाँ पर बस ये डिस्कस करेंगे कि इसमें इंडिया क्या स्टेप्स ले रहे हैं। इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया गया है। माइंडेड कि आपने इसको ऑपरेशन सिंदूर से कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। ऑपरेशन सिंदूर वाज अगेंस्ट द पहलगाम टेरर अटैक, वो एक हमारा रिटालिएशन अटैक था ऑन पाकिस्तान, और ये है ऑपरेशन सिंधु। ये इवैक्यूएशन प्रोग्राम है फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन ईरान। तो ईरान से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट करके लाया गया है वाया द ऑपरेशन सिंधु। ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल और ईरान के बीच में जो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने सरेंडर करने से भी मना कर दिया है। एंड यू मस्ट हैव सीन रिसेंटली वेरियस जो लीडर्स हैं, जो नेशनल लीडर्स हैं, कोई भी सरेंडर करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एज अ वीकर साइड। सो दैट इज वाई अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ जाती हुई हमें दिख रही है। ऑल्दो ईरान ने यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोला है कि काइंडली press Israel because you know that USA and Israel have a very good diplomatic relation. So Israel को request कर सकते हैं USA to conduct a ceasefire, otherwise the situation are going to be escalated very very soon in a very very harsh manner, जिसमें जो आम सोसाइटी है, आम जनता है दोनों ही कंट्रीज की, वो क्या करती है वहाँ पर वही भुगतती है, उन्हीं के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, राइट। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
just a second, give me a second please. Yes, this article is very, very important from GS1 perspective and also you can use it for the GS2 for the e-governance, right? तो यहाँ पर बोला गया है चंडीगढ़ टॉप स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, मेघालय कम्स लास्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक इंडेक्स यहाँ पर कंडक्ट, इंडेक्स क्या होता है, मेजरमेंट होता है। तो एक इंडेक्स यहाँ पर करवाया गया था, एक मेजरमेंट करवाई गई, उसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, हियर इट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0। ये रिपोर्ट ये किसने करवाई है, ये इंडेक्स किसने बनवाया है, यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च करवाई है। और इनके तहत यहाँ पर जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जस्ट लाइक लर्निंग आउटकम्स हैं, इक्विटी है, टीचर्स ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे लगभग 100 के करीब इंडिकेटर्स के मापदंड के बेस पर यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो चंडीगढ़ है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। स्टेट्स एंड यूटीज में किसने टॉप किया है, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। लेकिन लास्ट कौन आया है, लास्ट आया है मेघालय स्टेट, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये डेटा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो ये पार्ट है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस एक और यहाँ पर बात बोली गई है कि कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो कि नन ऑफ दी स्टेट्स जो कि 761 से 1000 के बीच में लाई करे, दिस इज द टॉप स्कोरिंग, ठीक है। जो चंडीगढ़ है उसका भी स्कोर 719 ही रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी स्टेट ना यूटी ऐसी रही है जिसमें टॉप स्कोरिंग कैटेगरी में आए। वैसे टॉप किया है दैट्स फाइन, लेकिन जो जैसे हम क्लासेस में भी बोलते हैं ना कि मार्क्स कितने आए हैं, तो हम बोलते हैं कि टॉपर के भी तो 80% ही आए हैं, तो पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि 90% आए, लेकिन आप बहाना देंगे टॉपर के भी 80% ही आए हैं तो सबका ही हालत खराब है ना, यही बोलते हैं हम। यहाँ पर भी यही पॉइंट है कि ओवरऑल अगर हम देखें नोबडी हैज स्कोर्ड बिटवीन 761 से 1000, ये इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, लगभग 1000 इंडिकेटर्स की हम यहाँ पर बात करें तो इन पॉइंट्स पर किसी ने भी 761 से ऊपर स्कोर नहीं किया है एंड 719 इज द हाईएस्ट। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि जो एजुकेशन की स्थिति है, एजुकेशन की जो सिनारियो है पूरे इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ है, बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं डिटीरियोरेटेड सिचुएशन में है कि कोई भी एक स्टेट यहाँ पर टॉप नहीं कर पा रही है। दूसरी बात यहाँ पर बोला गया है कि 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि आती हैं 581 से 640 के बीच में, जिसको हम बोलते हैं प्रशेष्टा 3। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पर, प्रशेष्टा 3 है, जैसे दूसरी है आकांक्षी 1। तो इस आर्टिकल को एक बार देखना, हालांकि ये आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए बस यही दिखाने के लिए है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर वो बहुत पीछे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार एंड तेलंगाना है, ये इन्होंने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही हैं, कुछ होती हैं बहुत कम इंप्रूवमेंट कर रही हैं। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली एक जो परफॉर्मेंस ग्रेड जो यहाँ पर इंडेक्स हमें देखने को मिला था, दैट इज बाय रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, ऐसा भी पूछ सकते हैं। या दूसरी स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि दिल्ली ने टॉप किया या दमन एंड दीव ने टॉप किया, कौन सी यूटी ने टॉप किया या कौन सी स्टेट ने टॉप किया, कौन सी स्टेट लास्ट आई। हो सकता है मेघालय को फर्स्ट बना के दे दें आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी साइंस टेक पॉइंट ऑफ व्यू, GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये ट्रेड के साथ भी रिलेटेड है और ये बायोटेक के साथ या फिर हम ये कह सकते हैं साइंस टेक के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात करी गई है इन्वेजिव स्पीशीज़ की। इन्वेजिव स्पीशीज़ कौन सी होती हैं कि जो यहाँ किसी भी रीजन में एंडेमिक नहीं है, वो यहाँ पर बनी नहीं है, यहाँ से वो नेचुरली नहीं मिलती हैं, वो किसी बाहर दूसरे एनवायरमेंट से, दूसरे इकोसिस्टम से आ गई हैं, किसी ना किसी तरीके से ट्रेड के तरीके से आ गई हैं। तो उस वजह से यहाँ आके वो सरवाइव करती हैं, वो फाइट करती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स से, और जो यहाँ जो ओरिजिनली जो इस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज हैं उनके साथ कंपटीशन करती हैं। एंड ऑफन जो इन्वेजिव स्पीशीज उनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो इन्वेड करते हैं दूसरों के इकोसिस्टम के ऊपर एंड उसमें वेरियस चेंजेस यहाँ पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक आपको नाम देखने को मिलेगा, दैट इज
जाइंट अफ्रीकन स्नेल। तो इसमें डिटेल में इस आर्टिकल में बताया गया है अबाउट दिस स्नेल। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये जो स्नेल है ये इन्वेजिव स्पीसीज है या नहीं है, आपके लिए ये जरूरी है कि कैसे हम यहाँ पर इसमें स्टेप ले सकते हैं ऐसे फ्यूचर में इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, राइट। यस हियर। तो 1847 के आसपास की बात है कि जो जाइंट अफ्रीकन स्नेल है वो इंडिया में एंटर करता है विदाउट फैनफेयर, एडमायर्ड एट इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स साइज, कि मतलब शुरू में इसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया इसके साइज की वजह से, इसके ऑर्नामेंटेशन की वजह से, लेकिन बाद में देखने को मिलता है कि ये फ्रॉम द बंगाल्स गार्डन कहाँ तक जा चुका है, वेस्टर्न घाट्स तक जा चुका है, क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीशीज है, राइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पर इसने क्या चेंज करना शुरू किया है, ये हैज बीन रेवेज्ड, नेटिव स्नेल्स डिस्प्लेस करे हैं इसने, प्लस सॉइल के इकोसिस्टम को भी ऑल्टर किया है, एंड स्नेल हैड बिकम अ कैरियर। अब ये पैरासाइट, क्योंकि ये जो एंडेमिक जो ये स्पीशीज है ये एंडेमिक नहीं है, तो इसके पैरासाइट्स भी हमें नहीं पता है ये कौन सी अपने साथ बीमारियां लेके आएगा। तो इसके जो पैरासाइट्स है जैसे कि रैट लंग वॉर्म है, ये ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए एक थ्रेट बन के आए हैं। तो इस तरीके की जो ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं बार बार हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हमने एक बार यूएस के साथ जो PL480 ये फूड फॉर पीस प्रोग्राम साइन किया था, उसमें हमारे पास क्या आते थे, गेहूं आते थे जो कि पार्थेनियम सीड्स के साथ कंटामिनेटेड होते थे। एंड पार्थेनियम जो सीड्स हैं अब ये क्या है, ये ग्रासेस है, पार्थेनियम ग्रास है, और ये पार्थेनियम ग्रास अब बहुत सारी जगह पर ऐसे ही इन्वेजिव स्पीशीज की तरह उगता है। अब देखो आपको लगेगा कि फिर घास ही तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, घास है, लेकिन जो वहां के एंडेमिक स्पीशीज है या वहां की जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर ये क्या करता है, उनके ऊपर ये अटैक करता है और उनका जो न्यूट्रिशन है उसको ये खा जाता है, उसको ये ले जाता है, जिसकी वजह से जो वहां की ओरिजिनल क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वो सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ऑल्दो जो अपने आप में ये पार्थेनियम ग्रास है इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, जिसको हम लाए भी नहीं, हमने उसको जानबूझ के नहीं इंट्रोड्यूस करवाया है, वो बस अपने आप आ गया है वाया ट्रेड, वाया डिफरेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन और एनीथिंग, नॉट डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑब्वियसली, वाया ट्रेड, स्पेसिफिकली ट्रेड एंड स्पेशली वाया द सी रूट। सी रूट से तो ये ऐसी जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं ये बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे कोई शिप आ रही है तो शिप के साथ चिपक के आ गया, किसी कंटेनर में साथ चिपक के आ गया कोई भी जो स्नेल है या कोई भी ऐसी स्पीशीज है, तो दैट इज व्हाई यहां पर सजेशन दिया जाता है कि कोई भी सामान जब बाहर से आता है तो उसको क्वारंटीन में रखा जाना चाहिए, कि बाय चांस कोई भी इन्वेजिव स्पीशीज ना चाहते हुए भी आ गई है, अनवांटेड है लेकिन आ गई है, साथ में इंपोर्ट हो गई है, तो उसको क्वारंटीन में रखा जाए ताकि वो अपने आप ही उसकी वो जो है वो साइड हो जाए एंड वो इंडियन इकोसिस्टम में जो यहाँ की नेटिव स्पीशीज हैं उनको यहाँ पर हार्म ना करें। प्लस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड का नाम लिया गया है, दैट इज बायोफाउलिंग। बायोफ्यूलिंग नहीं है, ये बायोफाउलिंग है। बायोफाउलिंग का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो शिप्स हैं उनमें सामान नहीं होता है, वो खाली भी इधर उधर ट्रेवल करती हैं, तो दैट इज वाई उस केस में शिप बैलेंस्ड रहे सी के वेव्स में, सो दैट इज वाई उसके अंदर क्या भरा जाता है, पानी भर दिया जाता है, राइट, बैलेंस्ड वाटर उसका नाम दिया गया है, तो उसे भर दिया जाता है ताकि जो शिप का बैलेंस है वो बना रहे। लेकिन उसके साथ साथ क्या अटैच होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड एल्गी उसके साथ ही चिपक के यहाँ पर आ जाती है, और जिस भी नेशन में जाते हैं वहां पर ये इन्वेजिव स्पीशीज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और एंडेमिक स्पीशीज को खा जाते हैं। इसके लिए इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंपोर्टिंग इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स नेशनल पॉलिसी, यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टर बायोसिक्योरिटी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वेरियस पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टर बायोसिक्योरिटी एट पोर्ट्स। बायोसिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बोला क्वारंटीन में रखना चाहिए, तो बायोसिक्योरिटी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है पोर्ट्स के ऊपर, एंट्री पॉइंट्स के ऊपर, एंड रियल टाइम स्पीशीज ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप नंबर 1 नंबर 2 अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, तो उसमें आप जो अफ्रीकन जाइंट स्नेल है वहां से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें यहाँ पर देखने को मिला था, एक जाइंट स्नेल है जिसने ऑल दी इकोसिस्टम, सॉइल इकोसिस्टम को चेंज किया है। ऑर्नामेंटेड जो यहाँ पर हमें ग्रासेस देखने को मिलते हैं उसको भी साइड किया है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। प्लस आप पैरामीथियम जो ग्रास है जिसमें हम यूएसए से जो गेहूं है, लो क्वालिटी गेहूं वो हमें देते थे, तो उसके वजह से भी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक इन्वेजिव स्पीशीज आ गई है, राइट। तो ये आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, एक तो ये हार्म करते हैं हमारे इकोसिस्टम को, हम हार्म करते, इकोसिस्टम में क्या क्या जाएगा, सॉइल को हार्म
करते हैं, हमारे जो फ्लोरा है उसको हार्म करते हैं, फोना को हार्म करते हैं, एंडेमिक स्पीशीज जो थ्रेटेंड हो सकती हैं, जो इंडेंजर्ड हो सकती है, उनको हार्म कर सकता है, जो क्रॉप पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ सकता है उसकी वजह से। तो वेरियस हार्मफुल इम्पैक्ट्स है जो हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस इसमें क्या पूछा जाएगा कि भाई वे फॉरवर्ड आप अपनी पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या ला सकते हैं वो बताइए। तो वे फॉरवर्ड में सबसे पहला है कि हम क्वारंटीन करें, या हम बोलें कि स्ट्रिक्टर बायोसिक्योरिटी पॉलिसीज लेके आए, प्लस जो यहाँ पर रियल टाइम स्पीशीज ट्रैकिंग है उसको हम इन्फोर्स करें। साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब कि अगर आप अगर मान लो आपने क्वारंटीन किया, फिर हमने जो स्पीशीज है उसको ट्रैक भी कर लिया है, तो उसकी वार्निंग पहले ही लागू कर दो। जरूरी नहीं है कि क्वारंटीन में रखेंगे तो उसका इंपैक्ट ना आए, हो सकता है वो फिर भी पास ऑन हो जाए, हो सकता है किसी पार्सल में शिप में आने की वजह से, बायोफाउलिंग की वजह से, हो सकता है कि कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज है जो अभी भी वहां पर मौजूद है और वो एनवायरमेंट में एंटर कर जाए। तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले ही आप लागू कर दीजिए, ताकि जो एक्शंस हैं, प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं, वो लिए जा सके और उसका जो इन्वेजन है वो ना देखने को मिले। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है इन्वेजन। तो इंट्रोडक्शन कैन बी डेल्ट विद, इन्वेजन कैन नॉट बी डेल्ट विद। Then the country also needs greater collaboration between government departments. Collaboration की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपका 4th पॉइंट हो गया है, यहाँ पे आपका 3rd पॉइंट था। एंड रिसर्च टू मैक्सिमाइज नॉलेज, यहाँ पर डिपार्टमेंटलिस्ट एंड रिसर्चर्स के बीच में किसमें कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि नॉलेज जनरेट की जा सके इन्वेजिव स्पीशीज के ऊपर और उनके स्प्रेड को होने से बचाया जा सके। राइट, देन इसके बाद फाइनली इंडिया मस्ट इंप्लीमेंट मैंडेटरी पोस्ट ट्रेड बायोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट। ट्रेड के बाद आपने ट्रेड कर लिया, आपने प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट, जैसे हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, ऐसा ही यहाँ पे हमें एक बायोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए। टिपिकली जैसे क्वारंटीन करवाया जाता है, वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था। देन इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेंथनिंग पॉलिसीज टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, वही बात है आखिर में घूम फिर के, जो आपकी ऑलरेडी मान लो हो सकता है कोई पॉलिसीज हो, उनको स्ट्रेंथन कीजिए, आपने जो पॉलिसीज लगाई हैं उनको इंप्लीमेंट भी करवाइए ढंग से। एंड इन द लाइट ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, क्योंकि देखो बिना ट्रेड के कोई नेशन, बिना इंटरनेशनल ट्रेड के कोई नेशन फ्लरिश नहीं कर सकता है, कोई इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर सकती है। या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं या हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बहुत सारे नेशन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा इनफ्लो ऑफ ट्रेड देखने को मिलता है वाया शिप रूट, वाया लैंड रूट। तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हो सकती हैं जो साथ में अटैच होकर आए एंड जिनका खतरा अब इंडिया के इकोसिस्टम पर बन सकता है। रिस्क ऑफ दी स्पीशीज इंट्रोडक्शन रिमेन्स हाई ड्यू टू, क्यों हाई है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पास पॉलिसीज नहीं है। साथ में जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है बिटवीन ग्रोइंग इकोनॉमीज इज प्रोजेक्टेड टू ट्रिपल बाय 2050। जो ये फ्रेट है, मतलब जो ट्रैवल है, जो ट्रेड है, वो लगभग 250 टू 2050 तक क्या होने की चांसेस है उसके, वो ट्रिपल होने के चांसेस है, जिसकी वजह से जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं वो और भी ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सिमिलरली यहाँ पर बोला गया है कि जो इफेक्ट है इनका, ये और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 2025 की एलियन स्पीशीज है इनका इंपैक्ट अभी नहीं देखने को मिलेगा, ये डेकेड लेटर देखने को मिलता है। 7, 8, 10 सालों के बाद वो इन्वेजिव बनती हैं, अभी तो बस उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर अभी हम उनको बचा लेंगे इन्वेजन करने से पहले ही, तो हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ एलियन स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड इन 2025 विल ओनली सरफेस decades in future when it may be too late to reverse their impact। तो तब बहुत देर हो चुकी होगी, तो दैट इज वाई अभी यहां पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की हमें जरूरत है। ओके जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है वाई आर ऑयल प्राइसेस राइजिंग अमिड ईरान इजराइल वॉर। तो यहाँ पर आपके लिए जोग्राफिकल जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि जो ईरान है वो उसकी कोस्ट लाइन है मेजरली दैट इज इन दी पर्सियन गल्फ। तो पर्सियन गल्फ यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सियन गल्फ को एंड गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पर जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्राइसेस राइज क्यों हो रहे हैं. ईरान ने बहुत बार रिपीटेडली थ्रेटन किया है कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम रोक देंगे. तो आपके लिए अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इंपॉर्टेंट. तो पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कौन ज्वाइन करता है? ये एक चौक पॉइंट है. चौक पॉइंट मतलब जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होती है, अगर किसी ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो उससे ट्रेड इंपैक्ट हो सकती है. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ कनेक्शन बिटवीन द पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, एंड गल्फ ऑफ ओमान दैट लीड्स टू द अरेबियन सी, राइट. तो दैट इज वाई जो प्राइसेस है, जो क्योंकि सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, बहरीन है, कतर है, थोड़ा सा जो हिस्सा इराक का वो भी पर्सियन गल्फ में ही लाई करता है. तो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है, ये सभी की जो सभी कंट्रीज हैं, ये इनकी जो बाउंड्री है, कोस्ट लाइन है, वो कहाँ आती है? वो पर्सियन गल्फ में आती है. एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर यहाँ पर ईरान अगर चौक पॉइंट बनाएगा तो उसकी वजह से जो सप्लाई चेन है उसमें ब्रेकेज आएगी, एंड उसकी वजह से ही हमें यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं. ऑलरेडी जो सिचुएशन है उसमें हमारे लिए बहुत एस्केलेटेड प्राइसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो और भी ज्यादा प्राइसेस आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट इज वाई दैट ज्योग्राफिकल लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू मस्ट बी सेइंग कि हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव तो होगा. यस, ऑल्टरनेटिव हमेशा हमारे पास होता है, लेकिन जो ऑल्टरनेटिव है वो इतना एफिशिएंट नहीं है. आपको यह समझना चाहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट आप इतनी नहीं कर सकते हो, आप लागत इतनी नहीं कर सकते हो इंपोर्ट में कि वो इंपोर्ट के वैल्यू को ही दुगना कर दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कि ऐसा ना हो कि आपको पॉइंट ए टू बी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाया दिस. वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल एज वेल. आप मान लो ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, ए टू बी, ये सीधा सीधा रास्ता है, यहां से ये बहुत एफिशिएंट है, कम तेल पानी का खर्चा होगा, कम टाइम वेस्ट होगा, सीधा सीधा खर्चा, ए से सीधा सीधा रास्ता है, ए से बी जाना है. लेकिन अगर आप ये कहो कि यहां पर बीच में एक ब्रेक पॉइंट आता है जिसको सी कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, सी कंट्रोल करता है, हमारे सी के साथ अच्छे रिलेशन है, वो आराम से उस पॉइंट से हमें जाने दे रहा है, राइट. लेकिन हो सकता है सी का किसी और नेशन के साथ, डी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, एंड सी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये थ्रेटन करें कि हम इसको रोक देंगे, हम इस पॉइंट को खत्म कर देंगे. तो ए या बी के पास क्या कोई रास्ता नहीं है? यस, और कोई भी रास्ता हो सकता है, ऐसे ऐसे घूम के आ सकता है, दूसरा कोई ऐसे ऐसे रास्ता घूम के आ सकता है. लेकिन जितना इजी ये रास्ता था ए से बी तक, उतना इजी ये रास्ता नहीं है. एक तो इजी नहीं है, दूसरा उसमें वो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा, बहुत ज्यादा जो एनर्जी है उसकी वेस्टेज होगी, बहुत ज्यादा ऑयल उसमें खर्च होगा. तो दैट इज वाई अगेन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द प्राइसेस को बचाने के लिए ही तो हम यहां पर बात करें कि प्राइसेस का जो प्राइस राइज है वो क्यों देखने को मिल रहा है. तो ये सारी सिचुएशंस हमें यहां पर देखने को मिलती हैं. दैट अगर मान लो ऑल्टरनेटिव भी लेते हैं, शिपमेंट में जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो आपका ब्रांड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, उसके प्राइसेस आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इन फ्यूचर, राइट. तो ऐसी सिचुएशंस कभी भी इकोनॉमीज के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं. So such situation should always be avoided. War like situation, escalated situation. Okay, तो अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं UN ओशन कॉन्फ्रेंस. UN ओशन कॉन्फ्रेंस सबसे पहली बार 2017 में लॉन्च करी गई थी, 17 में कंडक्ट कराई गई थी इन न्यूयॉर्क. आपकी बार जो ये जो आपकी UN कॉन्फ्रेंस है ये फ्रांस में कंडक्ट कराई गई है. अब ये क्यों कराई जाती है? ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, SDG 14. SDG 14 जो है, जो इंश्योर करता है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज. दोबारा मैं बोलती हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 जो इंश्योर करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस, सी एंड मरीन रिसोर्सेज, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एक ये कॉन्फ्रेंस लॉन्च करी गई थी. 2017 में हुई थी ये. अब की बार जो ये नेक्स्ट हुई है ये 2024 में जो यहाँ 2025 में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसको हम देख लेते हैं एक बार. ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अब क्या बात करी जा रही है? इसमें बात करी जा रही है कि जो हाई सीज हैं, हाई सीज मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले हफ्ते, आई थिंक इट वाज 12 जून जिस दिन हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था एग्जॉस्टिवली. तो उसमें हमने देखा था कि जो हाई सीज हैं वो 200 नॉटिकल माइल से परे होते हैं. किसी भी
नेशन की जो बेस लाइन है, राइट, क्योंकि जो कोस्ट लाइन है वो इनंडेटेड होती है, वो कभी भी स्मूथ नहीं होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये ऐसे कोस्ट लाइन होती है, तो यहाँ पर कोस्ट लाइन, यहाँ पर तो कुछ पॉइंट ये है, तो ऐसी ऐसी सी एक बेस लाइन यहाँ पर बना दी जाती है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज इनलैंड वाटर, एंड इसके इधर बेस लाइन से इधर 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास होता है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, जिसपे हमारे जो ये नेशन है उसका हक होता है, प्रॉपर वहाँ के जो मरीन रिसोर्सेज है उसके ऊपर हमारा हक होता है, हम वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं मरीन रिसोर्सेज की। लेकिन 200 नॉटिकल माइल से आगे जो यहाँ पर ये एरियाज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हाई सीज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हाई सीज। तो ये जो हाई सीज हैं ये किसी भी नेशन के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। ऑल्दो अगर आप ये कहो कि मैम फिर ये किसने बोला है 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन के लॉ, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, तो ये 1982 में यह यहाँ पर इनके ऊपर ये डिसाइड किया गया था कि एक यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक लॉ होना चाहिए, सेट ऑफ लॉज होने चाहिए कि किस तरीके से आप मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद 1994 में ये रेटिफाई करके इनको लागू कर दिया गया था, राइट। लेकिन अभी तक हाई सीज के जुरिस्डिक्शन के लिए कोई भी कानून, कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी नीड टू नो इज, अब यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, ये क्या कोशिश कर रही है, ये यहाँ पर कोशिश कर रही है कि हम एक बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, एक अग्रीमेंट है, ये ट्रीटी है जिसको हाई सी ट्रीटी है, इसको साइन करें ताकि उसमें एक मरीन प्रोटेक्टेड यहाँ पर एनवायरमेंट बनाया जा सके, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जा सके ताकि उसके ऊपर प्रॉपर लॉज आ सके एंड उनका एक्सप्लॉइटेशन जुडिशियसली हो सके इंटरनेशनल वाटर्स में, एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग ओवर फिशिंग ना हो एंड डीप ओशन माइनिंग भी ना हो, ओवर माइनिंग ना हो, ओवर यहाँ पर डीप फिशिंग ना हो। सो इनके लिए ओवर फिशिंग ना हो, इनके लिए एक यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन जैसा एग्रीमेंट, हाई सी ट्रीटी जैसा एग्रीमेंट लाने की कोशिश करी जा रही है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इनको हम बोलते हैं। प्लस सेपरेट कन्वेंशन कॉल्ड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हैज द वर्ल्ड्स नेशंस कमिटिंग ओवर 30%। ऑलरेडी हमारे पास एक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है 30% ऑफ द वर्ल्ड्स मरीन को हमें प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। ये ऑलरेडी हमारे टारगेट्स में है। लेकिन अब यहाँ पर ये की ऑब्जेक्टिव यूएनओसी का क्या है कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द एस्पिरेशन बाय गेटिंग कंट्रीज टू कमिट टू द बीबीएनजे। अब यहाँ पर ये कंट्रीज को रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट क्या, हम यहाँ पर अब ये देखना है कि ये कंट्रीज जो हैं ये ऐसी एग्रीमेंट के लिए कमिटमेंट अपना दिखाएं, राइट। अभी जितने 160 कंट्रीज हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसको साइन कर चुके हैं, लेकिन रेटिफिकेशन में थोड़ी से इश्यूज आ रहे हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, इंडिया, इन्होंने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया गया है। रेटिफिकेशन के लिए मिनिमम यहाँ पर 60 कंट्रीज का रेटिफिकेशन चाहिए। 56 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है। यूएसए की तरफ से अभी कोई उम्मीद नहीं है, इंडिया की तरफ से हालांकि कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। हम अपना भी यहाँ पर कुछ जो हिस्सा है वो डालेंगे, कुछ हिस्सा है वो देखेंगे कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस एंड इम्पैक्ट आर ओशन एक्सप्लोरेशन। प्लस यहाँ पर हर्डल क्या आ रही है, मेन एक तो यही है कि रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हर्डल आ क्या रही है, इंडिया की तरफ से क्या कहना है यहाँ पे कि जो एक्सेस मिलने वाला है, ये जो आप मरीन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो भी एक्वेटिक डीप सी जो ओशन है उनको आप एक्सप्लोर करेंगे, तो उसका जो बेनिफिट है उसका एक्सेस किस किस को किस बेसिस पर मिलेगा। अभी तक ये पॉलिसीज आपकी तरफ से क्लियर नहीं है। आप ये रेटिफाई तब करवाइए जब आप एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा फ्रेमवर्क यहाँ पर लाए कि अगर आप ये रेटिफाई करते हैं और अगर यहाँ पर हमें किसी भी मरीन रिसोर्सेज से कोई हेल्प मिलती है तो इसके तहत आपको इतना बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम सिंपली बोल रहे हैं शेयर ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज, जिसको मैं यहां से आपको पढ़ के बताती हूं। द हाई सीज आर नोन टू हैव एक्सोटिक लाइफ फॉर्म्स, एक्सोटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, जब उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, जो कि स्टिल चैलेंजिंग है, तो वहां पर कोई भी कंसेंसस नहीं बन पाया है कि कैसे ये कमर्शियल बेनिफिट्स को जो कि लाइफ फॉर्म से हम ले रहे हैं इनको हम शेयर कैसे करेंगे। दैट दिस इज अ टेरिटरी दैट डज नॉट बिलोंग टू एनी वन एंटिटी, जैसे कि ये किसी एक एंटिटी का हिस्सा नहीं है, तो आप इसको शेयर कैसे करोगे। गिवन दैट द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज टू प्रिजर्व द ओशन फ्रॉम वांट ऑन एक्सट्रैक्शन, क्योंकि जो आपके कॉन्फ्रेंस का मेजर जो बुनियाद है, मेजर जो मुद्दा है, मेन जो काम है वो यही है कि हम कैसे ये एक्सट्रैक्शन से अपने ओशंस को रोक सकते हैं। अपने ओशन में मन मर्जी के हिसाब से एक्सट्रैक्शन करें उसको तो रोकना ही है, तो लेकिन जो एक्सट्रैक्शन यहाँ पर होगा उसको आप प्रिवेंट कैसे करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर आर्टिकल में और भी कई सारे यहाँ पर आपको जो कमिटमेंट्स है वो बताए गए हैं। वेरियस नेशन
ने डिफरेंटली यहाँ पर कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेंच पोलिनेशिया ने प्लेज किया है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को सेफगार्ड करेंगे। साथ में न्यूजीलैंड की तरफ से आया है कि $52 मिलियन उन्होंने सपोर्ट के लिए डाला है ओशन गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। जर्मनी ने 100 मिलियन यूरोज का एक इमीडिएट एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है रिकवरी एंड क्लियरेंस के लिए। तो ये सारे जो आपको एग्जांपल्स हैं ये आपको सारे याद नहीं करने हैं कौन से नेशन ने क्या किया है। ये क्या हो सकता है, ये आपके लिए आंसर में बेनिफिशियल हो सकता है सजेशन में कि एज इंडियंस व्हाट वी कैन डू, वी कैन लर्न फ्रॉम द अदर्स, राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पर आप अपने आंसर में लिख सकते हैं दैट वी कैन ऑल्सो लॉन्च दी गवर्नेंस, जो ओशन गवर्नेंस है उसको मैनेजमेंट के लिए अलग से हम एक फंड रिलीज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर जैसे पैनामा एंड कनाडा की तरफ से क्या लॉन्च किया गया है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर क्वाइट ओशन, क्योंकि ओशन को हम छेड़छाड़ ना करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू टैकल ओशन नॉइज पोल्यूशन ऑन अ ग्लोबल स्केल। इटली ने भी बहुत सारे कमिटमेंट्स यहाँ पर करे हैं, 6.5 मिलियन यूरोज कमिट किए हैं ताकि जो सर्वेलेंस है कोस्ट गार्ड की तरफ से मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में, वो यहाँ पर सर्वेलेंस करेंगे कि मरीन जो कोस्ट है जहां पर ये आप प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने वाले हैं उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, गार्ड करेंगे, राइट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन टुडेज न्यूज़पेपर, सो काइंडली रीड दीज आर्टिकल्स। ठीक है, एक और आर्टिकल है जिसको हम स्लाइटली डिस्कस करना चाहेंगे। यस, तो इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से। देखो ऑयल प्राइसेस हमने देख लिए हैं, साथ में और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा है कि इंडिया की जो टी और बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि अब तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा दैट विल बी इम्पोर्टिंग ओनली द इसेंशियल कॉमोडिटीज़। तो इसेंशियल कॉमोडिटीज़ में टी एंड बासमती राइस आर नॉट इंक्लूडेड ऑब्वियसली। तो जो इंडिया की तरफ से एक्सपोर्टर्स थे उनको एक भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो पहली बात तो डिमांड गिर गई है, डिमांड गिरने के बावजूद जो यहाँ पर सप्लाई चेन है, जो सप्लाई जिस तरीके से जिस वे से जाती है, जो ट्रांसशिपमेंट है उसमें भी वेरियस ब्लॉकेजेस देखने को मिल रही है। तो क्या देखने को मिल रहा है, डबल मार देखने को मिल रही है। एक तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है माल को पहुंचाने में, टारगेट तक, माल को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। सेकंड, डिमांड भी गिर गई है, तो इसकी वजह से जो प्राइसेस है वो और ज़्यादा हाइक कर गए हैं। अगर प्राइसेस हाइक नहीं करने हैं, डिमांड उतनी ही रखनी है, तो जो ब्रंट है वो किसको झेलना पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स को। सो दैट इज वाई एक्सपोर्टर्स ऑफ द टी एंड बासमती राइस आर ऑल्सो फेसिंग द रिपरकशन ऑफ सच एस्केलेटेड सिचुएशन। तो ये सिर्फ और सिर्फ नेशन के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं हमें देखना है, जो भी ऐसे एस्केलेटेड सिचुएशन है उनका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो रीड द न्यूज़पेपर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।